नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, देश को नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो मिल चुके हैं। जी हां, ज्ञानेश कुमार जो हैं वो अब मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो होंगे। और ऐसे में आज ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ज्ञानेश कुमार कौन है, किस तरह की उनकी पूरी हिस्ट्री रही है, और सबसे बड़ी बात एक ये भी कि आखिरकार कांग्रेस को आपत्ति क्यों है ज्ञानेश कुमार के इस पद पर आने से। ये तमाम बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ज्ञानेश कुमार है वो अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। पीएम मोदी की जो समिति थी उसने ये नाम फाइनल कर दिया है। फिलहाल चुनाव आयुक्त के रूप में ये काम देख रहे हैं। अब क्योंकि जो बड़ी जिम्मेदारी है वो मिली है। और अच्छा, पिछले कुछ समय में अगर आप चुनाव को देखें और चुनाव आयोग को देखें तो उन पर सवाल कई सारे उठे हैं। और कई सारे चुनाव के बाद लगातार कई पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि चुनाव जो आयोग है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। कई बार उन्हें बीजेपी के साथ बता दिया गया। तो साख पर सवाल जो है इलेक्शन कमीशन के कई बार उठे हैं। और ऐसे में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में भी चुनाव हैं और देखना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी चुनाव है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इस पद पर रहते हुए अपने तमाम काम को करना। और देखिए, अब हम ये आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये जो ज्ञानेश कुमार हैं वो कौन है। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और अब तक चुनाव आयुक्त के तौर पर ये काम देख रहे थे। इससे पहले सहकारिता मंत्रालय के सचिवालय थे और 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुए। आपको बता दें, ज्ञानेश कुमार अनुच्छेद 370 हटाने जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में भी शामिल रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय को भी संभाला है। कुल मिलाकर जो अब तक का पूरा इनका करियर रहा है, जो पूरी इनकी जो हिस्ट्री अगर आप देखें तो लंबा और प्रभावशाली प्रशासनिक करियर इनका रहा है। और शायद यही बड़ी वजह है कि इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आप देखिए, राम मंदिर का जो फैसला था उससे भी ये जुड़े हुए थे। 370 से जो इनकी भूमिका थी वो काफी अहम थी। अगस्त 2019 में गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के संयुक्त सचिव थे। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री के साथ मिलकर काम किया था। इस संवेदनशील मामले को सुलझाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और ये उनकी प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण माना जाता है। आप देखिए, 2020 में ज्ञानेश कुमार को गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया था और अयोध्या मामले से जुड़े जो सभी मामले थे उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन भी था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी कार्य उनके देखरेख में हुए थे। और आपको याद होगा कि ये अपने आप में ऐसा मामला था राम मंदिर का जो जब हुआ तो उसके बाद ऐसा लगा था कि बहुत कुछ होगा और उसको देखते हुए पूरी तरह से प्रिकॉशन लिया गया था। आपको याद होगा जो इंटरनेट सेवा है वो भी बंद कर दी गई थी, छुट्टी जो है वो दे दी गई थी। तो तमाम चीजें, जिस दिन ये फैसला आने वाला था, लेकिन उसके बाद जो पूरी सिचुएशन है उसको नॉर्मल करने की जिम्मेदारी इन पर थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरा इनका करियर रहा है और किस तरह के इन्होंने फैसले लिए हैं, किस तरीके से इनका जो पूरा कार्यशैली है वो रहा है। अब देखिए, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी में ये पूरा फैसला हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पीएम मोदी की अगुवाई में 3 सदस्य जो चयन समिति थी वो बनी थी। ये बैठक साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित हुई। इसमें कौन कौन शामिल थे? पीएम मोदी शामिल थे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी थे और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे इसमें। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार देखिए, ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदारी तो मिल गई है, लेकिन जो कांग्रेस है उसे तकलीफ क्यों है? क्योंकि देखिए, आपको ये समझना होगा कि ये जो पूरा नए कानून जो है उस पर विपक्ष ने आपत्ति पहले ही दर्ज कराई थी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले जो है ये जो चुनाव आयुक्त थे वो पहले अलग तरीके से चुने जाते थे और इस बार नए कानून के साथ चुनाव आयुक्त को अलग तरीके से चुना गया है। सवाल इस पर भी विपक्ष की तरफ से उठाया गया है। अच्छा देखिए, अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं था। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में थी। सचिव स्तर के मौजूदा या रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार होती थी। लगभग 40 नाम होते थे, उसमें से फिर एक फाइनल नाम होता था, फिर उसको सेलेक्ट किया जाता था पीएम की तरफ से और बाकायदा उसमें कारण भी लिखा जाता था कि आखिरकार हमने ये सिलेक्शन क्यों किया है। तो ये तमाम बातें होती थी। लेकिन अब इस बार जो है वो पूरी तरह से प्रोसेस जो है वो अलग था और इस बार ये जो पूरा सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन अब ये जो राहुल गांधी हैं उनकी तरफ से ये भी जो बयान है वो भी सामने आया था कि कानून बचाइए, अहंकार नहीं, ये तमाम बातें। और अक्सर कानून बचाने की बात तो राहुल गांधी की तरफ से की ही जाती है, लेकिन इस पर भी उनका ये सवाल था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक इंतजार करे। जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील, उनकी तरफ से ये कहा गया। अब देखिए, सीसी चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, ये बात भी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कही गई है। सीसी के चयन के लिए गठित समिति से सीजेआई को हटाकर सरकार ने साफ कर दिया कि वो चुनाव आयोग
की विश्वसनीयता नहीं बल्कि नियंत्रण चाहती है। ये बातें कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कही गई है। सिंघवी ने यह भी कहा कि सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति के लिए बने कानून पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है, जिस पर की सुनवाई होनी है। इस मामले में 19 फरवरी को क्योंकि सुनवाई होनी है, ये सिर्फ 48 घंटे का मामला था। सरकार को याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। तो ये तमाम बातें हुई हैं। बहरहाल अब तो नियुक्ति हो गई है। ऐसे में अब देखना ये है कि जो ज्ञानेश कुमार हैं उन पर ये बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में कई ऐसे जो चुनाव है वो होने हैं, और इन सब के बीच जो लगातार कई पार्टियां हैं जो कि हमेशा चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा देती है। आप देखिए कि अभी अखिलेश यादव की वो तस्वीरें कितनी वायरल हुई थी, वो वीडियोज कितने वायरल हुए थे, जिसमें उन्होंने कफन तक देने की बात जो चुनाव आयोग है उसे कह दी थी। उनके पोस्टर्स जो हैं वो वायरल हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो गुस्सा है वो इलेक्शन कमीशन को लेकर कई जगहों पर, कई पार्टियों में खास करके देखा गया है। तो अब इस नियुक्ति के बाद सवाल तो कांग्रेस अब उठा रही है। बहरहाल देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है। लेकिन ज्ञानेश कुमार को अगर आप ऐसे देखें तो निश्चित तौर पर उनका जो वो पूरा अनुभव है वो बेहतरीन रहा है। बहरहाल चलिए इस एक्सप्लेनर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।